जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन क्या है। तो गद्यांश के अनुसार, यहाँ गद्यांश नहीं रहेगा, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है। तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर होता है, यानी कि स्वास्थ्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो मुश्किल से खाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो मुश्किल से खाया जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्भिक्ष होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दशानन निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। जो दशानन है यह योग रूढ़ का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण मनस्ताप नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है काव्य के अनुसार रस के कुल कितने अवयव होते हैं, यानी कि अंग होते हैं। तो रस काव्य के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समास के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सही है। तो समास के संदर्भ में द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ये कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मनोबल शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो मनोबल संधि में विसर्ग संधि प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हिंदी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो आपको यूपीटी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए क्या कहलाता है। तो जो मुहावरा होता है अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराता है, ये मुहावरा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि समालोचना शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, वे कौन से हैं। तो समालोचना शब्द में एक से अधिक प्रयोग हुआ है, जो उपसर्गों का प्रयोग वह सम और आ का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसके लिए प्रागैतिहासिक शब्द उपयोग होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि का है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति बिहारी जी की है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के दौरान चित्रों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो भाषा शिक्षण के दौरान चित्रों का प्रयोग मुख्य रूप से समझ को आसान बनाने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध रचना अतीत के चलचित्र की लेखिका कौन है। तो प्रसिद्ध रचना अतीत के चलचित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अद्वितीय का वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें अद्वितीय का वर्तनी शुद्ध अद्वितीय होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है रुपया पैसा में कौन सा समास विद्यमान है। तो रुपया पैसा में द्वंद्व समास विद्यमान है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। तो द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक हैं ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्हें माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य
बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अवधि का निजी छंद निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो अवधि का निजी छंद बरवे को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः किस वर्ष से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः 1850 ईस्वी से माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति यानी कि स्वभाव कैसा होता है? तो भाषा की जो प्रमुख प्रकृति होती है वह जटिलता से सरलता की ओर होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि छात्र स्कूल गए थे वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो छात्र स्कूल गए थे वाक्य में पूर्ण भूतकाल का भेद है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग और विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुहावना, लिखाई व छलिया शब्दों में प्रयुक्त सही प्रत्यय क्रम क्या है? तो सुहावना, लिखाई और छलिया शब्द में औना, सुहावना, औना, आया और ईया शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गोद में लड़का और शहर भर ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए भी उसे चारों ओर खोजना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इप्सित शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इप्सित शब्द का सही विलोम शब्द होगा अनिप्सित। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी मुख जो ध्वनि होती है वो सिर्फ मुंह से निकलती है उसे निर्नुनासिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अमानुष शब्द का अर्थ क्या है जो मानवता से दूर हो? अमानुष शब्द का अर्थ जो मनुष्यता से दूर हो उसे ये शब्द का अर्थ होगा जो मनुष्यता से दूर हो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पृथ्वीराज रासो का महाकाव्य जो है इसे पूर्ण करने का श्रेय कल्हड़ को दिया जाता है जो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के अनुसार आसन्न भूत को और किस नाम से जाना जाता है? तो आसन्न भूत को पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई और इसे देना कब से प्रारंभ हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था और शुरुआत 1965 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकारी और अविकारी शब्दों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होती है? तो विकारी और अविकारी शब्दों की संख्या क्रमशः 4 होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि काव्य में विभाव को कितने भेद होते हैं? तो काव्य में विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्रोत के अनुसार द्वंद्व समास के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो स्रोत के अनुसार द्वंद्व के 3 प्रकार इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो क्रिया बीते हुए समय में एक दूसरे पर शर्त लागू करती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो क्रिया बीते हुए समय में एक दूसरे पर शर्तें लागू करती है उसे हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? तो अनुनासिक स्वरों की जो ध्वनियाँ होती हैं उसके उच्चारण में नाक और मुख दोनों का सहायता लिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समाहार तत्पुरुष के अंतर्गत किन 2 समासों को तत्पुरुष का भेद माना जाता है? तो समाहार तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु को जो 2 समास है इसे तत्पुरुष का भेद माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से पुकारा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्षुद्र शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो क्षुद्र शब्द का वर्तनी शुद्ध वर्तनी होगा, क्षुद्र ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उपमेय में उपमान की समानता या तुलना किस अलंकार में दिखाई जाती है? तो उपमेय में उपमान की समानता या तुलना उपमा में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो बतरस लालच लाल की इस पंक्ति में संयुक्त श्रृंगार रस का वर्णन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दुष्कर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दुष्कर शब्द का अर्थ जिसे करना बहुत कठिन हो। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यौगिक शब्द की क्या विशेषता होती है? तो यौगिक शब्द की विशेषता ये टूटने और जुड़ने पर समान अर्थ देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विसर्ग संधि के नियमानुसार मनः प्लस ताप का संधियुक्त शब्द क्या होगा? तो विसर्ग संधि के नियमानुसार मनः प्लस ताप का सही संधि विच्छेद मनस्ताप होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अतियुक्ति या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना किस अलंकार की विशेषता है? तो अतियुक्ति या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कहाँ होता है? तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।